हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आपका लेक्चर नंबर 33। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के सोपान की विवेचना कीजिए। अनुकरणीय सामाजिक कौशल, जिसको हम कहते हैं स्टेप्स ऑफ SSST। और इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है SSST के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षण कौशलों के विकास में इसकी प्रभावशीलता की विवेचना कीजिए। ये आपका सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, पृष्ठ पोषण प्रविधि के रूप में अनुरूपित सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। ये आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। अनुकरणीय शिक्षण में छात्राध्यापक, शिक्षक और छात्र दोनों का कार्य करते हुए अभ्यास करते हैं। एक छात्राध्यापक शिक्षक का कार्य करता, अन्य छात्राध्यापक उस स्तर के छात्रों का कार्य करते हैं। शिक्षक कालांश 10 मिनट तथा 15 मिनट का होता है। इसके पश्चात 5 मिनट शिक्षण युक्तियों के संबंध में वाद विवाद होता है, जिसमें सुझाव भी दिए जाते हैं और प्रशंसा भी की जाती है। तो दोस्तों, इस शिक्षण में जो अनुकरणीय शिक्षण है, इसमें जिसको हम SSST भी कहते हैं, तो इसमें एक छात्राध्यापक शिक्षक का भी कार्य करता है, छात्र का भी कार्य करता है और साथ ही प्रशिक्षण जो ले रहा है यानी कि छात्राध्यापक खुद एक ही व्यक्ति 3 टाइप के रोल प्ले करता है इसमें। तो यहाँ पे जब एक छात्राध्यापक अपना शिक्षण कार्य करता है तो उस समय वो एक शिक्षक होता है, साथ ही प्रशिक्षण भी ले रहा है। तो इस तरह से उसके 2 रोल हो गए और सामने वो उसी के सहपाठी जो हैं छात्राध्यापक, वो छात्र बन करके उसके शिक्षण कार्य को देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं और साथ ही छात्र के रूप में वो अधिगम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षण कार्य होता है उसका जो समय होता है वो 10 या 15 मिनट का होता है। तो इसके पश्चात 5 मिनट शिक्षण युक्तियों के संबंध में वाद विवाद होता है। जब छात्राध्यापक अपना शिक्षण कार्य कर लेता है तो सामने जो छात्र के रूप में छात्राध्यापक जो उसके सहपाठी और शिक्षक होते हैं, वो उसके शिक्षण कार्य में जो भी कमियां होती हैं उसके बारे में उन्हें बताते हैं। अगर वो शिक्षण कार्य प्रभावशाली ढंग से हुआ है तो उसके लिए उसे पुनर्बलन भी देते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया SST का मतलब SSST। तो आगे देखते हैं। क्रुक सैक के अनुसार अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं SSST को अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि के रूप में भी जानते हैं, में छात्राध्यापकों को मुख्य रूप से 3 भूमिका निभानी होती है। कौन कौन सी, आगे देखते हैं। एक, शिक्षक की भूमिका, छात्राध्यापक ही एक शिक्षक बन जाता है। कक्षा विशेष के छात्रों की भूमिका, और क्लास में जो उसके सहपाठी छात्राध्यापक हैं वो छात्रों की भूमिका में रहते हैं। और नंबर 3 होता पर्यवेक्षक की भूमिका, वे पर्यवेक्षक भी होते हैं। ये एक इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षण कार्य चल रहा है एक शिक्षक के द्वारा और छात्र अधिगम कर रहे हैं। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण प्रविधि के प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं प्रथम सोपान क्या है। प्रथम सोपान, इस सोपान में प्रत्येक छात्राध्यापक को क्रमशः 3 प्रकार शिक्षक, छात्र और निरीक्षक की भूमिका निभानी पड़ती है। इसमें प्रथम सोपान में क्या है, एक ही छात्राध्यापक शिक्षक भी बनेगा, निरीक्षक भी बनेगा और छात्र भी बनेगा। ये हर छात्राध्यापक को इस रोल को प्ले करना होता है, क्योंकि वो खुद छात्राध्यापक भी है, एक प्रशिक्षणकर्ता भी है और प्रशिक्षण देने वाले यानी कि शिक्षक जो कि शिक्षण कार्य करता वो भी है और छात्र भी है।
नंबर द्वितीय सोपान में हम देखते हैं, इस सोपान के अंतर्गत कौशलों का चयन किया जाता है। उसमें उस शिक्षण कौशल को निर्धारित किया जाता है जिसका अभ्यास करना है और विकास के लिए सुझाव दिए जाते हैं। कौशल के अनुसार अभ्यास के लिए छात्र अपनी मर्जी से कोई भी प्रकरण चुन सकते हैं तथा उसका नियोजन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रथम सोपान में देखा कि एक ही छात्राध्यापक, शिक्षक, छात्र और छात्राध्यापक का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है कि इसमें आपको कौशलों का चयन करना है और उस शिक्षण कौशल के आधार पर ही आप अपने जो भी प्रकरण है उसको चुनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उस प्रकरण में ही आप एक पाठ नियोजन को, जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा उस समय अपने शिक्षण कार्य के दौरान, उसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे सोपान में हमने देखा शिक्षण कौशल का चयन करते हुए पाठ नियोजन करना है। क्लियर। नंबर तीसरा हम देखते हैं, इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें यह निश्चित कर लिया जाता है कि कौन सा छात्राध्यापक किस क्रम पर शिक्षक छात्र पर्यवेक्षक बनेगा। दोस्तों, हमने प्रथम सोपान में देखा कि एक छात्राध्यापक शिक्षक, छात्राध्यापक और छात्र का रोल प्ले करेगा और दूसरे में वो शिक्षण कौशल का के माध्यम से पाठ का नियोजन करेगा। और नंबर तीसरे में यहाँ पे है, यहाँ पे आपको जो आपका शिक्षक है वो आपके प्रोग्राम जो भी आप रोल प्ले करेंगे उसकी एक रूपरेखा तैयार करेगा। उसी के अकॉर्डिंग ही ये निश्चित किया जाएगा कि कौन सा छात्राध्यापक शिक्षक बनेगा, कौन सा छात्राध्यापक छात्र बनेगा और कौन सा छात्राध्यापक पर्यवेक्षक बनेगा। कहने का सेंस ये है, यहाँ पे हर छात्र के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है कि वहाँ पे कौन सा छात्र क्या रोल प्ले करेगा। नंबर चतुर्थ सोपान देखते हैं। इस सोपान के अंतर्गत मूल्यांकन की प्रविधि को सुनिश्चित किया जाता है। इस सोपान में शिक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो पाठ पढ़ाया जाएगा उसको किसी विधि द्वारा निरीक्षित और मूल्यांकित किया जाए, जिससे दूसरे शब्दों में इसे शिक्षण व्यवहार की क्रियाओं के माध्यम की विधियां सुनिश्चित की जाती हैं। दोस्तों, हमने पहले सोपान में देखा था कि एक छात्र अलग अलग तरह के रोल प्ले करेगा, यानी कि छात्राध्यापक का भी, शिक्षक का भी, स्टूडेंट का भी। लेकिन दूसरे में हमने देखा था कि किस शिक्षण कौशल के माध्यम से पाठ का नियोजन किया जाना है और तीसरे में हमने देखा था कि शिक्षक ये निर्धारित करेगा, ये रूपरेखा तैयार करेगा कि कौन सा छात्र क्या रोल प्ले करेगा, उसे क्या बनना है, पर्यवेक्षक बनना है कि छात्र बनना है कि छात्राध्यापक बनना है। और चौथे सोपान में हम ये देख रहे हैं कि इस सोपान के अंतर्गत मूल्यांकन की प्रविधि सुनिश्चित होगी। मूल्यांकन किया जाएगा कि किस तरह का पाठ पढ़ाया जाएगा और उसको किस विधि द्वारा निरीक्षित और मूल्यांकित किया जाएगा। जो आप पाठ नियोजन किए हैं उसको किस वे में पढ़ाना और उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इस चतुर्थ सोपान में ये देखा जाता है। तो पंचम सोपान देखते हैं। इस सोपान के अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रविधि प्रशिक्षण का अभ्यास किया जाता है। उसके अभ्यास का पर्यवेक्षण करके उन्हें पृष्ठपोषण दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अभ्यास की विधि को दूसरे शब्दों में बदल लिया जाता है। यहाँ पर देखिए, अब हमने सारे कार्य कर लिए थे 4 सोपान तक। तो 5वें सोपान में क्या कह रहा है, 5वें सोपान में प्रशिक्षण कार्य होगा और उस प्रशिक्षण कार्य का पर्यवेक्षकों द्वारा पृष्ठपोषण दिया जाएगा, पुनर्वलन दिया जाएगा, जो भी गलतियां रहेंगी उसको बताया जाएगा। अगर उसमें गलतियां नहीं है, शिक्षण कार्य प्रभावशाली हुआ है, तो उसके लिए उसे पुनर्बलित भी किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अभ्यास की दूसरी विधि को दूसरे शब्दों में बदला भी जा सकता है। क्लियर हो गया? 5 सोपान तक आप स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लीजिए, तो फिर कभी भूलेगा ही नहीं। पहले में क्या था, पहले में एक शिक्षक को, जो छात्राध्यापक है, उसको अलग अलग तरह के रोल प्ले करने हैं और दूसरे में हमने देखा था कि उस शिक्षण कौशल का चयन करना था और छात्राध्यापक को पाठ नियोजन भी करना था, इसमें प्रकरण भी चुनना था। और तीसरे में क्या था, इस शिक्षक के माध्यम से रूपरेखा तैयार की गई थी, कौन सा छात्र क्या रोल प्ले करेगा। और चौथे में था कि मूल्यांकन प्रविधि किस तरह से निर्धारित की जाएगी, जो भी पाठ नियोजन किया जाएगा। और 5वें में उसका
निरीक्षण किया जाएगा कि उसने पर्यवेक्षण के माध्यम से और पर्यवेक्षक के माध्यम से ये निरीक्षण किया जाएगा कि शिक्षण कार्य कैसा हुआ और उसी के अकॉर्डिंग ही उसे पृष्ठ पोषण दिया जाएगा, यानी कि जो उसके अंदर कमियां रहेंगी उसको बताया जाएगा और साथ ही पुनर्बलन भी दिया जाएगा अगर उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली हुआ है तो। 5 तक तो क्लियर हो गया। अब छठे में ये कह रहे हैं कि इस सोपान में शिक्षण की विधियों में बदलाव किया जाता है। इस सोपान में शिक्षण कौशल, शिक्षण पाठ तथा छात्राध्यापक तीनों को परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक के बाद एक प्रत्येक छात्राध्यापक को शिक्षण अभ्यास का अवसर प्रदान किया जाता है। इस सोपान में प्रत्येक छात्राध्यापक को उच्चतम क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। दोस्तों, हमने पंचम सोपान तक ये देखा कि हर छात्र अपना अपना रोल किस तरह से प्ले किया और उसने किस तरह से पाठ योजना तैयार की और किस तरह से उसका पर्यवेक्षक के द्वारा पृष्ठ पोषण और पुनर्बलन उसको प्रदान किया गया। और छठे में अब हम देखेंगे कि वो प्लान फिर से चालू हो जाएगा। इसमें आपको फिर से शिक्षण कौशल का निर्धारण करना रहेगा। शिक्षण पाठ तथा छात्राध्यापक तीनों के फिर से जो रोल थे, अगर कोई छात्र छात्राध्यापक बना तो इस बार वो क्या बन जाएगा, पर्यवेक्षक बन जाएगा। अगर कोई छात्राध्यापक पर्यवेक्षक बना था तो इस बार वो छात्र बन जाएगा। इस तरह से जो उनका रोटेशन था वो चेंज होगा, वो अलग अलग रोल फिर से प्ले करना शुरू कर देंगे। और इस जो रोटेशन चल रहा, इस रोटेशन के माध्यम से ही वो अपना अलग अलग रोल प्ले करते हुए सारे गुण अपने अंदर समाहित करेंगे। जैसे एक शिक्षक का गुण भी आएगा, एक छात्र, एक अधिगमकर्ता का गुण उसमें आएगा और एक पर्यवेक्षक का गुण आएगा कि किसी तरह से किस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे, हम वो ऑब्जर्वेशन उसकी खुद की कमियों को भी दूर करेगा और उसके जो सहपाठी हैं, जो छात्राध्यापक जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनमें भी वो सारी कमियां और उनको पुनर्बलन भी देने का कार्य यहाँ पे होगा। आगे हम देखते हैं अनुकरणीय सामाजिक कौशल शिक्षण से लाभ। एडवांटेज ऑफ SSST। क्रुकसैक ने SSST के निम्नलिखित लाभों का उल्लेख किया है। नंबर 1 है, यह एक नवाचार रूप है जो शिक्षण को आकर्षक एवं सरल बनाता है। दोस्तों, ये एक नया रूप है शिक्षण का जो शिक्षण कार्य को आकर्षक और सरस बनाता है। और नंबर 2 देखते हैं, ये शिक्षण के सिद्धांतों को व्यवहारिक शिक्षण अभ्यास से जोड़ने का प्रयास करता है। जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उनको हम व्यवहारिक रूप में किस वे में यूज करें कि जो हमारा शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बने, इसका ये हमें व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना बताता है। नंबर 3 देखते हैं, छात्राध्यापकों को की कक्षा में भेजने से पहले शिक्षण के लिए पूर्व अभ्यास के अवसर दिए जाते हैं। इस प्रविधि से सामान्य व्यवहार की जानकारी तथा कौशल का विकास किया जाता है। दोस्तों, इसमें हम अपने व्यवहारिक रूप में शिक्षण कौशलों का विकास कैसे करें जिससे हमारा शिक्षण कार्य प्रभावशाली बने, और ये हमें पहले से ये अवसर प्रदान करता है कि हम कक्षा में शिक्षण कार्य करने से पहले अपने सहपाठियों के सामने एज ए टीचर खुद को रिप्रेजेंट करें, जिससे हमारी जो कमियां हैं वो हमारे जो पर्यवेक्षक के रूप में छात्राध्यापक बैठे हैं, हमारे जो शिक्षक बैठे हैं, वो हमारी कमियों को हमें बताएं। अगर हमने शिक्षण कार्य अच्छा किया है तो वो हमें पुनर्बलित भी करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। नंबर 4 देखते हैं, इसमें छात्रों को अधिक से अधिक तैयारी करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर आप हर तरह के रोल प्ले करने की वजह से आपको हर तरह का अवसर मिलता है और उस अवसर में आप अपने आप को कितना फिट कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं अलग अलग रोल प्ले करने के लिए। आप अपने आप को कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं इन सब चीज़ों में। नंबर 5 देखते हैं, इसमें छात्राध्यापकों की एक प्रकार से कक्षा की व्यवहारिक समस्याओं का ज्ञान हो जाता है और उसमें सूझबूझ और अवबोध विकसित हो जाते हैं कि किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे जब हम देखेंगे कि
एक छात्राध्यापक एज ए टीचर बन रहा है, एज ए स्टूडेंट एंड एज ए ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे वो छात्राध्यापक इन तीनों की कमियों, इन तीनों की जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में ध्यान देता है। तो इस तरह से वो केवल अपनी गलती से ही नहीं सीखता है, अपनी ही कमियों से वो नहीं सीखता, वो अपने सहपाठी छात्राध्यापक के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसने जो कमियां की हैं उस कमियों को वो अपने पाठ में ना दोहराए, उसे इस बात का भी ध्यान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे वो एक ही कमी से नहीं, अपनी कमी से ही नहीं, अपने सहपाठियों की कमियों को भी ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है। तो इससे ये सारी कमियां जो हैं वो दूर होती हैं और वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना पाता है और खुद को इसलिए अच्छा महसूस करता है, साथ ही उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। नंबर 6 देखते हैं, यह शिक्षण वास्तविकता के निकट होता है। दोस्तों जब आप इस तरह का माइक्रो टीचिंग के थ्रू ही देखिए, जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं क्लास में तो उसमें जो आप अपनी कमियां करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा होता ना कि आप, चूंकि आपके सहपाठी आपके सामने हैं, उस समय एज ए स्टूडेंट तो वो बैठे हैं, लेकिन जब आप कुछ गलत बोलते हैं या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसमें कहीं हंसी के पात्र भी आप बनेंगे तो कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी गुड, शाबाश, इस तरह के आपको इनकरेज भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो क्लास का एटमॉस्फियर क्रिएट होता है, उस एटमॉस्फियर में आप अपने आप को फिट कितना रखते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। और साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि मैं एज ए टीचर अपने स्टूडेंट के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस तरह से शिक्षण कार्य करना और किस तरह से हम छात्रों को अधिगम कराते हैं। नंबर 7 देखते हैं, इस प्रवृत्ति की सहायता से छात्राध्यापकों को प्रभावशाली ढंग से पृष्ठपोषण दिया जाता है। यह स्वनियंत्रित अनुकरणीय क्रिया है तथा छात्रों की क्रिया में वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ है। यह प्रवृत्ति छात्रों में सामाजिक कौशल का विकास करती है। सामाजिक कौशल का सेंस क्या है? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो हमारे अंदर हम समाज को ले करके, आप जब भी एक आदर्श शिक्षक वो है जो अपने शिक्षण में उन सारी चीज़ों को समाहित करे जो उसके आसपास होते हुए शिक्षण कार्य करे। ऐसा शिक्षण कार्य करे जिसमें उसके सामाजिक नियमों कानूनों का उल्लंघन ना हो और साथ ही उसका शिक्षण कार्य भी प्रभावशाली बने। यह प्रवृत्ति छात्रों में सामाजिक कौशल का विकास करती है। इसे अनुसंधान की एक प्रवृत्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक इसका अनुसंधान की प्रवृत्ति के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने शिक्षण कौशल जो सिद्धांत हैं उनको अपने शिक्षण कार्य में तो लाते ही हैं, साथ ही व्यवहारिक रूप में भी हम बच्चों को अपने व्यवहार के माध्यम से किस तरह से हम उनको शिक्षित करें कि वो अधिगम उनका अच्छे ढंग से हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अधिक ध्यान दी जाती हैं। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की सीमाएं क्या हैं? लिमिटेशन ऑफ SSST। अनुकरणीय सामाजिक कौशल शिक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है, इसमें संपूर्ण वातावरण बनावटी होता है, इसलिए वास्तविक शिक्षण की कल्पना व्यर्थ है। यहाँ पर संपूर्ण वातावरण जो है वो एक बनावटी होता है, क्योंकि आप एक ऐसे वातावरण का यहाँ निर्माण कर रहे हैं जिससे आपका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बने। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये वास्तविक शिक्षण की कल्पना व्यर्थ है। यहाँ पे आप वास्तविक शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रविधि में विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दिया जाता जो कभी कभी खतरनाक हो जाता है। विषय वस्तु का ध्यान नहीं रखा जाता है जो कभी कभी खतरनाक हो जाता है। इस प्रविधि से शिक्षण में अधिक समय लगता है। इस प्रविधि से शिक्षण में अधिक समय लगता है। यहाँ पे आपको शिक्षण कौशल का भी ध्यान रखना है। आप अपने व्यवहारिक प्रविधि का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन शिक्षण कौशल का ध्यान दिए बिना आप यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते, तो इस वजह से समय अधिक लग सकता है। इस प्रविधि में सामाजिक कुशलता पर अधिक ध्यान दिया जाता है और शिक्षण कुशलता पर कम। सामाजिक कुशलता आपकी कितनी है, इस प्रवृत्ति का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अगर एक
छात्राध्यापक सामाजिक ज़्यादा है अपने बातों के थ्रू, तो वो उसका ये चीज़ लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उसकी शिक्षण कुशलता उसमें कहीं छिप सी जाती है। अगर वो शिक्षण कुशल कम है लेकिन सामाजिक व्यवहारिक है तो वो उसकी शिक्षण कुशलता को छिपा देता है। इस प्रविधि में कभी कभी अनुशासनहीनता की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जिसके सामने शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो आपका स्टूडेंट नहीं है वास्तव में, ना ही आपका शिक्षक है, तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता आती है, क्योंकि एज ए फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे, वो लोग सहपाठी होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने में कहीं चूक जाते हैं। कृत्रिम परिवेश शिक्षण की गंभीरता को कम कर देता है। जो कृत्रिम परिवेश है वो शिक्षण की गंभीरता को, जो शिक्षण कार्य लोग कर रहे हैं वहाँ पे सीरियस होकर शिक्षण कार्य नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि ये तो उनके सहपाठी ही हैं। इस प्रविधि में कृत्रिम परिवेश अपनाया जाता है, इसकी भूमिका निर्वहन अमनोवैज्ञानिक व अव्यवहारिक हो जाती है। यहाँ पे अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक हो जाती है क्योंकि कृत्रिम परिवेश है, ये एक बनाया गया परिवेश है। एक्चुअल में ना ही ये क्लास है और ना ही वहाँ पे कोई शिक्षण कार्य या अधिगम हो रहा है। इस प्रविधि के प्रारंभ और समापन के समय छात्राध्यापकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे वो हतोत्साहित हो जाते हैं। कभी कभी छात्राध्यापक मूल्यांकन का गलत अंकन कर बैठता है, जिससे परस्पर गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं। दोस्तों, कभी कभी जो सहपाठी आपके प्रशिक्षण से या आपके जो आपका वे है पढ़ाने का, जो शिक्षण कार्य है प्रभावी हो रहा है, तो उसकी वजह से उनके अंदर गलत फहमी पैदा होती है कि यहाँ पर इसको इतने अच्छे मोटिवेशन क्यों मिल रहे हैं। तो इस तरह के जो सहपाठियों में आपसी मनमुटाव या मतभेद पैदा हो जाता है। नंबर 10 है, कई बार छात्राध्यापक पूरी तरह निर्देश का पालन नहीं कर पाते, जिससे आदर्श परिस्थितियां पैदा करना मुश्किल हो जाता है। आदर्श परिस्थितियां नहीं पैदा होती हैं क्योंकि जो छात्राध्यापक होते हैं पूरी तरह से निर्देश का पालन नहीं करते हैं, खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये छात्राध्यापकों को पता है कि उनका जो सहपाठी है वो भी एक छात्राध्यापक है, तो वो सीरियसली उससे जो शिक्षण कार्य वो करता है उसको नहीं लेते हैं, तो जिसकी वजह से ना ही डिसिप्लिन मेंटेन हो पाता है, ना ही वो उसका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी हो पाता। तो ये सारी कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। तो इन सब सीमाओं का भी ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक भी करिएगा और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।